आप सबका स्वागत है इस सत्र में। एनआरईटीपी का F13 सत्र यानी एक व्यापार की योजना क्या होती है और उसको कैसे बनाया जाता है। इस सत्र में ये चर्चा करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो आप पहले ही 1 से 12 तक देख चुके हैं, अभी 13वां सत्र पे है। तो आज लक्ष्य क्या है, हम लोग देखेंगे। एक बिजनेस प्लान क्या होता है, बिजनेस प्लान कैसे तैयार किया जाता है, बिजनेस प्लान के घटकों पे एक नज़र डालेंगे। 4 घटके हैं वो, एक मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान, प्रोडक्शन प्लान, पीपल प्लान और फाइनेंशियल प्लान। इसके बाद हम इस पे नज़र डालेंगे कि इन 4 प्लान को एकत्रित कैसे करेंगे और चार के बजाय एक प्लान बनाएंगे। और आखिर में रियलिटी चेक, यानी जो योजना हमने बनाया वो वास्तविक और निर्दिष्ट है कि नहीं, उस पर कैसे गौर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक व्यवसाय शुरू करना का निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। ये निर्णय लेना बहुत आसान है, पर एक व्यवसाय को स्थापित करना और उसको चलाना और उसको लाभदायक बनाना बड़ा मुश्किल काम है। निर्णय लेना तो आसान है, आप चाय के दुकान पर बैठ के कर सकते हो कि मैं ये व्यापार शुरू कर दूंगा, वो व्यापार शुरू कर दूंगा। पर व्यापार शुरू करने से पहले आपको काफ़ी चीज़ों पे नज़र रखना है, सोचना है उनके बारे में, और व्यापार चलाना कोई आसान काम नहीं है। केवल एक अच्छी तरह से सोचा गया व्यापार सफल होने की संभावना रखता है। अगर आप ढंग से व्यापार का एक योजना नहीं बनाओगे तो सफल होने का संभावना कम हो जाता है। तो व्यापार शुरू करने से पहले आपको ध्यान इस पे देना है कि व्यापार का योजना अच्छी तरह से बन जाए। हर एक उद्यमी को एक व्यापार का योजना कैसे बनता है, ये जानकारी जरूरी है। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि एक व्यापार का योजना यानी बिजनेस प्लान क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है व्यापार शुरू करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस प्लान क्या होता है, बिजनेस प्लान या व्यापार का योजना क्या होता है। बिजनेस प्लान एक मार्गदर्शिका यानी गाइड होता है। इसमें एक व्यापार का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, और उद्यमी उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है और कब कर सकता है, इन चीज़ों पे इन चीज़ लिखे जाते हैं। हर एक व्यापार के लिए शुरू करने से पहले एक व्यापार का योजना या बिजनेस प्लान तैयार करना जरूरी है। पर एक चीज ध्यान में रखिए, व्यापार का योजना या बिजनेस प्लान एक बार बन गया काफी नहीं है। जैसे आपके व्यापार का वास्तविकता बदलता है, माहौल बदलता है, तो आप बिजनेस प्लान यानी व्यापार का योजना को बदलोगे आप, क्योंकि पहले जो आप सोचे थे वो बदल गया है, वास्तविकता बदल गया है या माहौल बदल गया है। तो आपको बिजनेस प्लान पे वापस जाना है और देखना है इन बदलाव के कारण क्या बदलाव करना है आपको अपने योजना में। तो यहाँ पे याद करने वाली बात यह है, एक बिजनेस प्लान स्थिर नहीं होता है, वह बदलता रहता है माहौल के साथ। 4C+E जो आपको याद होगा, उसके अनुसार परिवर्तन आता है और बिजनेस प्लान को आप उसके अनुसार बदलना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक व्यापार को अपनी बिजनेस प्लान कब बदलनी चाहिए। व्यापार में बदलाव काफी कारण से हो सकते हैं।
और जब व्यापार का माहौल या वास्तविकता बदलता है तो व्यापार का बिजनेस प्लान यानी व्यापार का योजना भी बदलता है। एक तो कारण उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ लिए हैं। सबसे पहले ये हो सकता, व्यापार का मुख्य उद्देश्य ये है कि लाभ कमाना है। इसमें कोई बदलाव आता है तो आपको अपना बिजनेस प्लान बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कुछ नए उत्पादों और या सेवाओं के बारे में विचार कर रहे हो, तब आपको बिजनेस प्लान बदलना होगा। तीसरे, आप नए ग्राहक वर्ग पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो या नए ग्राहक वर्ग को लक्षित ग्राहक वर्ग बना रहे हो, तब भी आपको अपना बिजनेस प्लान बदलना होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे बनता है और बिजनेस प्लान के घटके क्या होते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है, जब हमें ग्रोथ मॉड्यूल का अध्ययन करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि उपरोक्त 3 कारणों के अलावा और भी घटक है जो एक बिजनेस प्लान में परिवर्तन का कारण बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं एक बिजनेस प्लान तैयार कैसे किया जाता है। बिजनेस प्लान तैयार करने की प्रक्रिया। तो एक उद्यमी अपने व्यापार के बारे में कैसे सोचता है। तो व्यापार शुरू करने से पहले उद्यमी के दिमाग में सबसे पहले बात ये आता है, मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान। सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम कौन सा उत्पाद बेचें या कौन सा सेवा प्रदान करें, किसको प्रदान करें, किस कीमत पे प्रदान करें, किस मात्रा में प्रदान करें। तो उनके आगे विकल्प है। उदाहरण के तौर पे वो चाय की दुकान लगा सकते हैं या किराने का दुकान लगा सकते हैं या होटल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग और सेल्स के बारे में आप सोचोगे, कौन सा उत्पाद या सेवा बेचेंगे, किसको बेचेंगे, किस कीमत पे बेचेंगे, कितनी मात्रा में बेचेंगे, ये सब। एक बार मार्केटिंग और सेल्स प्लान तैयार हो गया तो आप बढ़ोगे प्रोडक्शन प्लान के ओर। प्रोडक्शन प्लान में आप सोचोगे जो उत्पाद हमें बेचना है वो कैसे बनाएंगे, कितना बनाएंगे, कब बनाएंगे, उसको बनाने की क्षमता क्या है, कच्चा माल क्या चाहिए, उपकरण क्या चाहिए, कौशल क्या चाहिए आदि। इनके बारे में सोचोगे और इनके बारे में एक योजना बनाओगे। प्रोडक्शन प्लान जब तैयार हो गया है, आप पीपल प्लान पे आओगे। पीपल प्लान में आप सोचोगे कितने कर्मचारी रखना है हमें इस व्यापार को चलाने के लिए, हर एक कर्मचारी क्या करेगा, उनको किस कौशल की जरूरत है, उनका वेतन कितना होगा। इन सब मामलों पे आप सोचोगे और एक पीपल प्लान बनाओगे। और आखिरी में आप आओगे फाइनेंशियल प्लान। तो यहाँ पे वित्तीय ब्यौरा आप बनाओगे। आप सोचोगे इस व्यापार में लाभ कितना कमाएंगे, इस व्यापार को चलाने के लिए फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी कितना चाहिए होगा, ये पूंजी कहाँ से आएगा। इन सब मामलों पे आप विचार करोगे। तो इन चारों चीज पे एक के बाद एक आप नजर रख के आप एक बिजनेस प्लान तैयार करोगे। जैसे हमने अभी चर्चा किया, एक उद्यमी को बिजनेस प्लान के हर एक घटक पर एक के बाद एक काम करना चाहिए। पर अक्सर क्या होता है, एक प्लान बनाने के बाद
आपको लगता है पिछले जो प्लान बनाए थे उसमें कुछ बदलाव आ जाएगा, तो आपको वापस जाके वो बदलाव करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप पीपल प्लान बना रहे हो। पीपल प्लान बनाने के बाद आपको लगेगा कि अरे प्रोडक्शन प्लान में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो आपको वापस जाके बदलाव करना होगा। तो ये याद रखिए, ऐसा बदलाव बिजनेस प्लान के हर घटक में आने की संभावना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हर एक प्लान खत्म करने के बाद आप इससे सभी पिछले घटकों पर एक नज़र डाल के आपको ये जांच करना है कि सारे प्लान एक दूसरे से मिलते हैं कि कुछ बदलाव लाना है आपको। और चारों घटकों को समझने के बाद हम बाद में उदाहरण लेते हैं इस बात को समझने के लिए। चलिए अब देखते हैं मार्केटिंग बिजनेस प्लान के 4 उपयोजना जो है या घटकों जो है, हर एक पे एक एक नजर डालते हैं। शुरू करते हैं मार्केटिंग और सेल्स प्लान के साथ। अंडरस्टैंडिंग द 4 सब प्लान्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो आइए बिजनेस प्लान के हर घटक या उपयोजना पर करीब से नजर डालते हैं। हर एक उपयोजना में कई प्रश्न होंगे। उद्यमी को इन प्रश्नों का विश्लेषण करके उत्तर देना चाहिए। इन सब उत्तर मिला के एक बिजनेस प्लान बन जाता है। ये उत्तर बिजनेस प्लान के टेम्पलेट या ढांचे में लिखे जाना चाहिए, ताकि आपको याद रहे और आपके साथ जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी पता चले आपका बिजनेस का योजना क्या है और व्यापार कैसे चलाना है। हर घटक के प्रश्नों को समझने के लिए हम वही उदाहरण लेंगे जो पहले से आप देखते आए हो, जैसे चाय के दुकान, ब्यूटी पार्लर, किराने का दुकान आदि। और हम शुरुआत करते हैं मार्केटिंग और सेल्स प्लान के साथ। तो अभी चलते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान। मार्केटिंग और सेल्स प्लान पे एक नजर डालते हैं। मार्केटिंग और सेल्स प्लान में 10 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कौन से उत्पाद या सेवाएं इस व्यापार बनाएगी या बेचेगी। वह कौन सी उत्पाद और सेवाएं हैं जिन्हें बेचने पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। एक बार आप उत्पाद या सेवा निश्चय कर लिए, उसके बाद इस उत्पाद या सेवा के लिए लक्षित ग्राहक कौन है, इस सवाल पे आप आओगे। लक्षित ग्राहक के बारे में सोचने के बाद आप सोचोगे इन उत्पादों और सेवाओं के लिए मार्केट साइज कितना है, यानी कुल मिला के आपके व्यापार और आप अपने इस व्यापार के सारे प्रतिस्पर्धी मिला के कितना बेचा जा सकता है। उसके बाद आप सोचोगे इन उत्पादों और सेवाओं के लिए मुख्य प्रतिस्पर्धी कौन है और ये प्रतिस्पर्धी किस कीमत पे अपने उत्पाद या सेवा को बेचते हैं। उसके बाद आप सोचोगे प्रतिस्पर्धी के उत्पाद या सेवा में क्या खासियत क्या है और हमारे व्यापार इस प्रतिस्पर्धी के व्यापार से इस विषय पे कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद सोचोगे हमारा मार्केट शेयर कितना होने की संभावना है। पहले साल में कितना होगा, दूसरे साल में कितना होगा, तीसरे साल में कितना होगा। इस पे लक्षित ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और मार्केट साइज को ध्यान में रखते हुए हमको किन उत्पाद तथा सेवाओं पर गौर करना चाहिए ये मार्केट शेयर पाने के लिए।
एक बार इन सब प्रश्नों का उत्तर आपने लिख लिया तो अगले प्रश्न पे आओगे, प्रचार प्रसार। हर संभावित ग्राहकों को अपने उत्पाद और सेवाओं के बारे में कैसे सूचित करोगे आप, और उनको राशि करोगे खरीदने के लिए। उसके बाद ग्राहकों के लिए हमारे व्यापार का उधार नीति क्या है या क्रेडिट पॉलिसी क्या है, इस उधार नीति के पीछे क्या सोच है, हम बकाया कैसे वसूल करेंगे, बकाया को कब छोड़ेंगे, इन सब मामलों पे आप विचार करोगे। उसके बारे में आप सोचोगे हमारे उत्पाद और सेवाओं को संभावित ग्राहकों को कैसे बेचेंगे। आपको याद होगा, पहले आप देख चुके हो बेचने के तरीका, डायरेक्ट टू होम, सीधा घर घर जाके बेचना, किराने के दुकान से बेचना, थोक में बेचना। तो आपको इन सब पे विचार करना है। और आखिरी में आप सेल्स प्लान बनाओगे। बिक्री का योजना में क्या होता है, जिसका अर्थ है कि हम कौन कौन से उत्पाद और सेवाएं बेचेंगे, किस प्रकार के ग्राहक को बेचेंगे, कितनी कीमत पर बेचेंगे, कितनी मात्रा में बेचेंगे, किस किस महीने कितना बेचेंगे और किस माध्यम से बेचेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ के हमको हर एक प्रश्न अच्छे तरह से समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं वह कौन सी उत्पाद और सेवाओं है जिन्हें बेचने पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। साधारण तौर पे जब कोई उद्यमी बनता है, वो उन उत्पादों या सेवाओं पे ध्यान देता है जो जिसमें उनका हुनर है, बनाने का हुनर है हो। पर उद्यमी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि लक्षित ग्राहक की जरूरत क्या है और किन उत्पाद या सेवाओं के लिए वो पैसा देने के लिए राजी है, यानी खरीदने के लिए तैयार है। तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे ये बनाना आता है या ये सेवा प्रदान करना आता है तो मैं यही करूंगा। आपको ये भी जांच करना है कि आप जो उत्पाद बनाने के काबिल रखते हो या सेवा देने के काबिल रखते हो, वो लक्षित ग्राहक चाहता है कि नहीं और खरीदने के लिए तैयार है या नहीं। तो उदाहरण के तौर पे उत्पाद वाले व्यापार में मान लीजिए आप चाय का दुकान, तो आप ये नहीं सोच सकते मुझे चाय बनाना आता है तो मैं सिर्फ चाय बेचूंगा। आपको ये भी सोचना है कि ग्राहक सिर्फ चाय से पसंद हो जाएगा, खरीदने के लिए राजी हो जाएगा, और वो लोग ग्राहक कॉफी मांगेंगे या कोल्ड ड्रिंक मांगेंगे या बादाम दूध मांगेंगे या लस्सी मांगेंगे, और उसके साथ अन्य कई चीज क्या हो सकते हैं जो बिकेंगे। तो आपको इन सब पे भी विचार करना है। किराने के दुकान में ले लीजिए, किराने के दुकान के बारे में आप जब सोच रहे हो तो आपको ये सोचना होगा हर महीने ग्राहक, स्थानीय परिवार जो ग्राहक है आप इस किराने के व्यापार का, वो किस चीज पे पैसा खर्च करते हैं, किस कोई 3-4 सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद कौन से है, और उन पे आपको ध्यान देना होगा। ब्यूटी पार्लर जैसे सेवा व्यवसाय के लिए इसका मतलब है उन सेवाओं के बारे में सोचना जरूरी है जिन पर स्थानीय महिलाएं पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो। तो आपको सोचना है कि बाल काटने की सेवा सबसे ज्यादा पसंद है महिलाओं को, या नेल पॉलिश लगाने का, या शैम्पू देने का, या मैनिक्योर, इन सब के बारे में आपको सोचना है। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे क्या है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए ग्राहक की जरूरत और मौसमी व्यवसाय और उपकरण, ग्राहकों और जरूरतों जैसी अवधारणाओं
का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए आपको ग्राहक की ज़रूरतों के बारे में, मौसमी व्यवसाय के बारे में सोच के उत्तर निकालना है। तो आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न ये है, इन उत्पादों और सेवाओं के लिए लक्षित ग्राहक कौन है? लक्षित ग्राहक यानी टारगेट कस्टमर। हर एक व्यवसाय के लिए उसके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद और सेवाओं के लिए कई संभावित ग्राहक हो सकते हैं। व्यापार जहाँ पे है वहाँ उस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सारे ग्राहक हैं, पर आपको ये सोचना है सारे संभावित ग्राहक है कि नहीं, और किनको आपको बेचना है। तो उद्यमी को उन प्रकार के संभावित ग्राहकों के बारे में सोचना है जिनसे सबसे अधिक आय मिलने की संभावना है। पड़ोस में जितने भी लोग रहते हो वो खरीदने के लिए राजी है कि नहीं, और आप जो कीमत मांगोगे उस कीमत देने के लिए तैयार है कि नहीं, और जिस कीमत में आप बेचोगे उससे आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा कि नहीं। ज्यादा आय ज्यादा मूल्य के माध्यम से आ सकता है या ज्यादा बिक्री की मात्रा के माध्यम से आ सकता है। तो आपको ऐसे ग्राहक को लक्षित ग्राहक बनाना चाहिए जो ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार हो या बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए तैयार हो। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करते समय कस्टमर टाइप्स जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। तो जब इस प्रश्न का उत्तर निकालोगे आप सोचोगे कौन सा ग्राहक वर्ग है जो ज्यादा कीमत देने की क्षमता रखते हैं और बड़ी मात्रा में खरीदने की क्षमता भी रखते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न पे गौर करते हैं। तीसरा प्रश्न ये है, इन उत्पादों और सेवाओं के लिए मार्केट साइज कितना है? अधिकांश छोटे व्यापार अपने इलाके या पड़ोस में अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री करते हैं। कभी कभी अन्य कस्बों के ग्राहक भी आ सकते हैं, लेकिन इन व्यवसायों को ध्यान आमतौर पर गांव या अपने इलाके के भीतर ही होता है। आप जहां दुकान खड़ा किए हो या अपने व्यापार खड़ा किए हो उसके पड़ोस में ही बेचोगे। काफी बगल वाले गांव या बगल वाले शहर जाके नहीं बेचोगे आमतौर पर। तो इसका मतलब क्या होता है? किराने के दुकान के लिए मार्केट साइज का मतलब ये है कि उस इलाके में कितने घर है और एक महीने में हर घर का किराने का सामान पर कितना पैसा खर्च होता है, और इसको आप 12 से गुना करोगे तो महीने से वार्षिक मार्केट साइज मिल जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने हैं। तो इसी तरह आप उत्पादन और सेवा व्यवसाय के लिए भी मार्केट साइज निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको विश्लेषण करना है। विश्लेषण के लिए मार्केट साइज अवधारणा और मार्केट साइज और मार्केट शेयर नामक टूल्स का उपयोग करना चाहिए। चलिए चौथे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो इन उत्पादों और सेवाओं के लिए मुख्य प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धी कौन है? उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए वह कितनी कीमत मांगते हैं? सामान्य तौर पर छोटे व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी अपने इलाके में ही है। तो आप अगर किराने का दुकान चला रहे हो सकता है अगले रास्ते पर एक और किराने का दुकान हो और वो आपका प्रतिस्पर्धी हो गया। तो इसलिए प्रतिस्पर्धी कौन है ये जानना और उनकी कीमतों के बारे में पता लगाना कठिन नहीं होता है।
आपको ये जानकारी क्यों चाहिए? आप अगर उनसे ज़्यादा में बेचोगे तो आपके ग्राहक आपके व्यापार छोड़ के बगल वाले अगले रास्ते पे जाएंगे और उनसे खरीद लेंगे। तो आपको ये देखना है कि प्रतिस्पर्धी कौन है और वो प्रतिस्पर्धी क्या कर रहा है, कितने मात्रा में, किस कीमत पे बेच रहा है, क्या बेच रहा है। ऐसे एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा, नए व्यापार को अक्सर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रतिस्पर्धी की कीमतों से थोड़ा कम में बेचना है। आपके लक्षित ग्राहक जो है प्रतिस्पर्धी के साथ व्यापार किए हैं पहले से, पर आपसे नहीं किए, तो उनको आकर्षित करने के लिए हो सकता है आपको प्रतिस्पर्धी की कीमत से थोड़ा कम में बेचना हो शुरुआत में। इसीलिए इसीलिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धी किन किन उत्पादों और सेवाओं को बेच रहा है और किस कीमत पर बेच रहा है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, हमें इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए कॉम्पिटिटर्स जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। हमारे प्रतिस्पर्धी के उत्पाद और सेवाओं में कुछ खासियत है क्या? क्या हम उस जैसे या उनसे बेहतर उत्पाद और सेवा दे सकते हैं क्या? तो जब आप जांच कर रहे हो प्रतिस्पर्धी के बारे में, आपको सोचना है ना सिर्फ कौन से उत्पाद या सेवा प्रतिस्पर्धी बेच रहा है और किस कीमत में, पर इस पे भी ध्यान देना है कि प्रतिस्पर्धी कैसे बेच रहा है। और आप उस बेचने का तरीका बेहतर कर सकते हो कि नहीं। एक उदाहरण के तौर पे प्रतिस्पर्धी हो सकता है कि सामान बेच रहा है और सामान घर तक पहुंचा रहा है, तो आपको भी हो सकता है कि ग्राहक के घर तक सामान पहुंचाना हो। अगर प्रतिस्पर्धी घर तक पहुंचा रहा है, प्रतिस्पर्धी से बेहतर होने के लिए आप सोचोगे मैं फोन पे ऑर्डर ले लूंगा और घर तक पहुंच जाऊंगा, ग्राहक को घर से निकलने की आवश्यकता ही नहीं है। ये एक उदाहरण है। प्रतिस्पर्धी से बेहतर उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करना भले ही मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो आपको सोचना है प्रतिस्पर्धी से बेहतर कैसे हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धी से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक उद्यमी को उसी या थोड़े कम मूल्य पर बेहतर उत्पाद या सेवा प्रदान करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम लोग बोल रहे थे, आप एक मूल्य कम कर सकते हैं या गुणवत्ता पे ध्यान दे सकते हैं, या सेवा कैसे दे रहे हो, आप फोन पे ऑर्डर ले रहे हो या घर तक पहुंचा रहे हो। ऐसे कई उदाहरण है, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा तरीका आप अपनाओगे। एक और उदाहरण दिया है यहाँ पे। उदाहरण के लिए किराने के दुकान की मालिक अगर कोई ग्राहक 200 रुपए से अधिक सामान खरीदता है तो उसे एक छोटा बिस्किट पैकेट मुफ्त दे सकता है। तो ये भी एक व्यापार करने का बेहतर तरीका हुआ। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमें इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए कॉम्पिटिटर से बेहतर कैसे हो सकते हैं जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। छठे सवाल पे आते हैं। तो उद्यमी को सोचना है मार्केट शेयर कितना होने की संभावना है। लक्षित ग्राहक वर्ग, प्रतिस्पर्धी और मार्केट साइज को ध्यान में रखते हुए हमको किन उत्पाद तथा सेवाओं पर गौर करना चाहिए। तो यहाँ पे ये मान लेना सुरक्षित है कि मार्केट साइज प्रतिस्पर्धी व्यवसायों के बीच मार्केट शेयर के रूप में समान ही विभाजित होगा। यानी मार्केट साइज अगर 1000 रुपए है और दो दो व्यापार है, तो आप ये मानना सुरक्षित होगा कि व्यापार 500 रुपए हर एक व्यापार को जाएगा, यानी समान विभाजन होगा व्यापारों के बीच में।
ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अधिकांश प्रतिस्पर्धी ज्यादातर एक जैसे ही उत्पाद और सेवा बेचते हैं, यानी एक उत्पाद और एक व्यापार और दूसरे व्यापार में इतना फर्क नहीं है, एक व्यापार दूसरे व्यापार से इतना बेहतर नहीं है। तो ये मानना सुरक्षित होगा कि जो भी मार्केट शेयर है वो समान विभाजन हो जाएगा व्यापारों के बीच में। उद्यमी को अपने हर सेवा और उत्पाद के लिए मार्केट शेयर का विश्लेषण करना जरूरी है। तो उद्यमी एक व्यापार के तौर पर मार्केट शेयर कितना हो सकता है ये विश्लेषण करेंगे, पर हर एक उत्पाद और सेवा के लिए भी आप यही विश्लेषण करो तो अच्छा रहेगा। ये भी संभावित है कि व्यापार के लिए किसी सेवा या उत्पाद का मार्केट शेयर भले ही कम हो, पर फिर भी व्यवसाय के आय का एक बड़ा हिस्सा उसी सेवा या उत्पाद से आता हो। ये तब होगा जब आपका उत्पाद या सेवा प्रतिस्पर्धी से बेहतर हो और आप अधिक मूल्य पे बेच रहे हो। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है? हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए मार्केट साइज और मार्केट शेयर और अनुमानित बिक्री की मात्रा जैसे अवधारणाओं और टूल्स का उपयोग करना चाहिए। ये सब आप पहले ही पढ़ चुके होंगे अन्य मॉड्यूल्स। चलिए 7वां सवाल पे एक नजर डालते हैं। तो ये सब सोचने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे कि संभावित ग्राहकों को अपने व्यापार के बारे में और अपने व्यापार के उत्पादों और सेवाओं के बारे में कैसे सूचित करेंगे और आकर्षित करेंगे। परंपरागत रूप से शहर के व्यस्त स्थानों पे पोस्टर चिपकाए गए पोस्टर द्वारा संभावित ग्राहक को सूचित करने का एक अच्छा तरीका है। किसी भी शहर या गांव में जाइए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस के सामने दीवारों पे पोस्टर छपा रहता है। डॉक्टर की दुकान का पोस्टर, दवाई का दुकान का पोस्टर। तो ये एक तरीका होता है, पर आजकल इसको छोड़ के अन्य तरीके भी हैं। इन दिनों संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए उद्यमी को सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। आजकल हर घर और हर ग्राहक के पास मोबाइल है, तो हर ग्राहक को आप एसएमएस भेज सकते हो, या सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो या टिकटॉक हो, इन सब पे प्रचार प्रसार आप कर सकते हो। उदाहरण के लिए ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से तैयार की गई 2-3 लाइन का विज्ञापन बहुत प्रभावी हो सकता है। यदि ग्राहक अपने फोन पर इस तरह के विज्ञापन को व्यवसाय के मालिक को दिखाता है तो मालिक थोड़ी छूट दे सकता है। तो आप अपने व्यापार का विज्ञापन दोगे, वो विज्ञापन का असर क्या है पता करना है, तो ये एक तरीका है। विज्ञापन में आप छूट का कुछ कोड दे दीजिए। जब ग्राहक आके वो विज्ञापन दिखाता है या वो कोड दिखाता है, आप थोड़ा और छूट दे सकते हो उनको। तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए पोस्टर बनाना और सोशल मीडिया के उपयोग जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। आइए 8वां सवाल पे ध्यान देते हैं। तो ग्राहकों के लिए हमारी व्यापार का उधार नीति क्या है? इस उधार नीति बनाने के पीछे कारण क्या है? हमारी बकाया राशि का वसूली के लिए की योजना क्या है और बकाया राशि को कितने समय के बाद छोड़ देंगे? अगर एक व्यापार नया है तो हो सकता है संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक नया व्यवसाय लंबी अवधि तक उधारी देने की आवश्यकता हो सकता है।
लेकिन उद्यमी को इस बात पर गौर देना चाहिए कि किस ग्राहक को कितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि उधार नीति के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, बोले थे आप लिख लीजिए कि किस प्रकार के ग्राहक को उधार दोगे, कितना उधार दोगे, कितने दिन तक उधार दोगे, और अगर उधार नहीं चुकाते हैं तो क्या दंड दोगे आप। उदाहरण देख लेते हैं। किराने के दुकान के मालिक नकद भुगतान पर थोड़ी छूट दे सकते हैं ताकि वह उधार देने से बच सके। लेकिन अगर किसी ग्राहक ने काफी ज्यादा सामान लिया है, शायद उद्यमी उस ग्राहक से 50% राशि लेके बची हुई राशि 2 सप्ताह के बाद देने देने की पेशकश कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं। आप क्या नकद भुगतान पे छूट दे सकते हैं, या आप बोलोगे कि उधार तभी मिलेगा जब 1000 रुपए के ऊपर हमसे खरीदेंगे, 1000 रुपए के नीचे खरीदोगे तो नकद भुगतान करना पड़ेगा। अनेक तरीके हैं, आप सोच लो कौन सा अपनाना है। ब्यूटी पार्लर एक मौसमी व्यवसाय है, तो हो सकता है कि उधार मौसम के अनुसार दें। ब्यूटी पार्लर के मालिक ने शादी के मौसम के दौरान ग्राहक को क्रेडिट उधार नहीं देते हैं, क्योंकि तब काफी ग्राहक उनके पास आते हैं, परंतु बाकी महीनों में जब ग्राहक आने की ज्यादा संभावना नहीं है तो उधार दे सकते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए ग्राहकों के लिए एक उधार नीति बनाना है। मौसमी व्यवसाय और सेल्स प्लान और उधार नीति जैसे अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए नवा प्रश्न देखते हैं। तो हमारे उत्पाद और सेवाओं को नजर रखते हुए, संभावित ग्राहक को नजर रखते हुए और प्रतिस्पर्धी को ध्यान में रखते हुए कौन सी सेल्स चैनल हमारे लिए प्रभावी है। तो वो आपको याद होगा, वो सेल्स चैनल डायरेक्ट होम, घर घर जाके बेचना, अपना दुकान लगाना, किराने के दुकान से बेचना, थोक विक्रेता से बेचना, खुदरा विक्रेता से के माध्यम से बेचना, वो मेले में जाके बेचना, ये सब सेल्स चैनल थे। तो सेल्स चैनल को हम तभी प्रभावशाली कह सकते हैं जब व्यवसाय सेवा और उत्पाद आसानी से ग्राहकों तक पहुंचा के ग्राहकों को बेच सकता है। प्रभावी होने एक और कारण है, अगर उस चैनल के माध्यम से व्यवसाय अगर ज्यादा मात्रा में सेवा और उत्पाद बेच सकता है, तो एक व्यापार होकर आप ऐसे सेल्स चैनल चुनोगे जहां ग्राहक तक आपका उत्पाद या सेवा पहुंचाना आसान हो और ग्राहक बड़ी मात्रा में खरीद रहे हो। उदाहरण के तौर पे, अगर आप एक स्नैक्स बेचने का व्यापार कर रहे हो, एक प्रदर्शनी में आइटम बेचना बहुत प्रभावी हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शनियों में परिवारों के आने का संभावना ज्यादा रहता है। परिवार के बच्चे और अन्य सदस्यों को विभिन्न स्नैक्स में रुचि होने की संभावना है। इसलिए यदि व्यवसाय विभिन्न स्नैक्स का स्टॉक करता है तो यह सभी प्रकार के ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। या आपको याद होगा, लीना के अचार के व्यापार के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि लीना को अपनी दुकान लगाना चाहिए या खुदरा विक्रेता के माध्यम से बेचना चाहिए। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बिंदु ये है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए प्रभावी बिक्री चैनल जैसी अवधारणाओं
का उपयोग करना चाहिए। अभी आते हैं आखिरी सवाल पे, ये मार्केटिंग और सेल्स प्लान में, मार्केटिंग तथा सेल्स में। ये सेल्स प्लान क्या, अब हमारी बिक्री करने की योजना क्या है, जिसका अर्थ ये है हम कौन कौन से उत्पाद और सेवाएं बेचेंगे, किस प्रकार के ग्राहकों को बेचेंगे, कितनी कीमत पर बेचेंगे, कितनी मात्रा में बेचेंगे, कब बेचेंगे, यानी किस किस महीने में कितनी मात्रा बेचेंगे और किन चैनलों के माध्यम से बेचेंगे। तो सबसे पहली बात, एक व्यवसाय बिक्री की योजना वास्तविक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दिखावे के लिए आप बोल दो कि जब 100 ग्राहक है आप बोल दो कि 1000 की मात्रा में बेच दोगे आप। इसलिए योजना की वॉल्यूम अपेक्षित मार्केट शेयर के अनुरूप होना चाहिए। कीमतों को प्रतियोगी की कीमतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। तो आप जांच करके आए होंगे कि कितने प्रतिस्पर्धी है, मार्केट साइज कितना है, तो बिक्री की मात्रा भी उसके अनुसार बनाइए बिक्री की योजना में, ताकि वो वास्तविक हो। अगर वास्तविक नहीं है तो एक बार ठीक है सब मान लेंगे, पर बार बार देखेंगे कि आपका योजना कुछ है पर आपकी असलियत में आपका बिक्री कुछ और है, कम पड़ रहा है। व्यवसाय अगर मौसमी है तो बिक्री की योजना तैयार करते वक्त एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को वर्ष या महीने के विभिन्न समयों पर के दौरान बेचा जा सकता है। तो आपको जब से बिक्री की प्लान योजना बना रहे हो, आपको ये भी याद रखना है कि आपके उत्पाद और सेवा मौसमी है या पूरे साल बिकते हैं। अगर मौसमी है तो आपको योजना उस अनुसार बनाना है, अगर पूरे साल बिकते हैं तो उसके अनुसार बनाना है। तो यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है, हमें इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए सेल्स प्लान, मौसमी व्यवसाय, बिक्री चैनल जैसी अवधारणाओं का और सेल्स प्लान और क्रेडिट पॉलिसी जैसे टूल्स का उपयोग करना चाहिए। तो अभी देखते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान एक बार बन गया तो वहां से प्रोडक्शन प्लान तक कैसे, प्रोडक्शन प्लान की तरफ कैसे चलते हैं। तो अभी तक देख रहे थे कि एक मार्केटिंग और सेल्स योजना में किन किन सवालों का जवाब देना जरूरी होता है। अभी आगे बढ़ के प्रोडक्शन प्लान देखते हैं, प्रोडक्शन का योजना। हम उसी व्यापार पे नजर रखेंगे जो जिनसे हम परिचित हैं, जैसे चाय का दुकान, ब्यूटी पार्लर, किराने का दुकान वगैरह वगैरह। और ये भी याद रखिए कि प्रोडक्शन योजना के कुछ सवाल के जवाब देने के बाद हो सकता है कि उद्यमी को मार्केटिंग और सेल्स प्लान के कुछ उत्तरों को बदलना पड़े। यदि उन उत्तरों में कुछ बदलाव आता है तो हो सकता है कि एक बार फिर प्रोडक्शन प्लान प्रभावित हो। यानी आप प्रोडक्शन प्लान बनाओगे, प्रोडक्शन प्लान बनाने के बाद आप जाके देखोगे प्रोडक्शन प्लान का क्या असर है मार्केटिंग और सेल्स प्लान में। अगर कोई असर है तो आपको सोचना होगा मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान को बदलना है कि नहीं। अगर मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान बदलेगा तो आपको फिर से प्रोडक्शन प्लान पे ध्यान देगा कि इस बदलाव के कारण प्रोडक्शन प्लान में क्या बदलाव लाना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी चलते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान से प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान पे एक नजर डालते हैं।
उद्यमी को प्रोडक्शन प्लान के निम्न सवालों पर विचार करके उत्तर देना आवश्यक है। जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान में 10 सवाल था, यहाँ पे भी 10 सवाल है। तो सबसे पहला, मार्केटिंग और सेल्स योजना में हमने कौन से उत्पाद या और सेवाओं बेचना चाहिए, इस निर्णय लिए। तो अभी हमको सोचना है उस जो उत्पाद और सेवा हमको बेचना है उसको बनाने की क्षमता हम रखते हैं या नहीं। जिन उत्पादों और सेवाओं को हम बेचना चाहते हैं, क्या हम वह बनाने की काबिल है। बनाने का प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दे। अगर क्षमता रखते हैं हम उन उत्पादों को बनाने का, तो लिखिए कि कैसे बनाएंगे। दूसरी बात, इन उत्पादों और सेवाओं के लिए हमें किस कच्चे माल की आवश्यकता है। तो कच्चे माल, कौन सा कच्चा माल चाहिए वो पहचानना है। वो कौन से विक्रेता या आपूर्तिकर्ता है जिनसे हम इस कच्चे माल की खरीदारी करेंगे। कच्चा माल कौन सा जरूरी है, आप पहचान ले। फिर कहाँ से खरीदोगे, आप किस आपूर्तिकर्ता से आप खरीदोगे। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों और सेवाओं की क्वालिटी बढ़िया रहेगी। गुणवत्ता, उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता पे नजर डालना है। तो आप कैसे जांच करोगे कि अच्छी गुणवत्ता की है या नहीं। फिर आपूर्तिकर्ता के लिए क्या उधार नीति है हमारी, और इस उधार नीति के पीछे क्या कारण है। फिर देखेंगे ये उत्पाद और सेवा बनाने के लिए उपकरण क्या चाहिए और कब चाहिए। फिर आएंगे जो उपकरण चाहिए ये उत्पाद बनाने के लिए या सेवा प्रदान करने के लिए, ये हम खरीदेंगे या किराए पे लेंगे, और जो भी निर्णय लेंगे वो क्यों लेंगे। इसके बाद हम सोचेंगे इन उत्पादों और सेवाओं को बनाने के लिए हमें और चीजों की, जैसे पानी, बिजली, बिल्डिंग आदि आवश्यकता है। अन्य चीज क्या चाहिए हमको हमारे व्यापार चलाने के लिए। हर उत्पाद की प्रति इकाई बनाने में और हर सेवा देने में कितना खर्च आता है। और आखिर में हमारे प्रोडक्शन की योजना क्या है। जैसे सेल्स प्लान था वैसे प्रोडक्शन प्लान। नोट, इस योजना का अवलोकन करने के बाद हम अब हर प्रश्न को बेहतर ढंग से समझेंगे। चलिए हर एक प्रश्न को एक एक करके उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जिन उत्पादों और सेवाओं को हम बेचना चाहते हैं, क्या हम वह बनाने के काबिल हैं। यानी बनाने का क्षमता हमारे पास है कि नहीं। और बनाने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दे। तो सबसे पहले बात, उद्यमी को उद्यमी उद्यमी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पूरी तरह से समझे कि मुख्य उत्पादों को कैसे बनाया जाता है और मुख्य सेवाएं कैसी प्रदान की जाती है। तो उद्यमी को पूरी तरह से समझना है कि इस उत्पाद को कैसे बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर लीना के आम के अचार का व्यापार आपको याद होगा। आम का अचार बनाने वाले व्यवसाय में मालिक को निम्नलिखित प्रक्रिया को जानना चाहिए। पहले कैसे आम खरीदना है, किस तरह के आम खरीदना है। फिर उन्हें धोएं, सुखाएं और काटें। उन्हें नमक और मसालों के साथ मिलाएं। मिश्रण को कांच के बोतल में डालें। कुछ दिनों के लिए धूप में बोतल को रखें।
अचार बनाने के बाद उस बोतलों में भरे और बोतलों को सील बंद करके बेचने के लिए तैयार करें। तो ये आम के अचार के लिए हुआ, आम के अचार के व्यापार के लिए हुआ। अन्य व्यापार के लिए ऐसे ही कई क्षमताएं होंगे जिनकी जानकारी उद्यमी के पास होना चाहिए। अगर ये जानकारी है, तभी वह क्षमताओं और प्रोडक्शन प्लान के बारे में निर्णय ले सकते हैं। अगर ये जानकारी नहीं है, आपका पूरा योजना बैठ जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु, हमें इन प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिए उत्पादन के लिए कार्य योजना और कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए प्रोडक्शन योजना के दूसरे सवाल पे आते हैं। इन उत्पादों और सेवाओं के लिए हमें किस कच्चे माल की आवश्यकता है? जैसे हम पिछले स्लाइड पे देखे, आम का अचार का व्यापार कर रहे हो तो कच्चा माल आम, नमक, मसाला वगैरह वगैरह हो सकता है। अगर आप चाय का दुकान का व्यापार कर रहे हो तो चाय की पत्ती, चीनी, पानी, गैस वगैरह वगैरह हो सकते हैं। तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये कच्चा माल की आवश्यकता आप समझ लें। एक, कच्चा माल ढंग से समझने से आपका व्यापार अच्छा चलेगा और आपका उत्पाद अच्छी तरीके से बनेगा। इसे समझने से उद्यमी को इन्वेंट्री, क्रेडिट, उधार और वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के संबंधित निर्णय लेने में मदद मिलती है। सबसे पहली बात यह है कि अच्छा उत्पाद बनाना है तो आपको आपके उत्पाद के बारे में सारी जानकारी रखना है, कच्चे माल का जानकारी रखना है। और बाकी रही इन्वेंट्री, उधार और कार्यशील पूंजी की बात, इनमें भी मदद करेगी। फिर से एक बार अचार के व्यवसाय की चर्चा करते हैं। कच्चे माल सिर्फ सीजन में मिलते हैं, गर्मी के मौसम में आम मिलते हैं, बाकी समय इतना अच्छा आम नहीं मिलते हैं। तो उसी मौसम में मालिक को कच्चे माल की एक बड़ी मात्रा का भुगतान करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी होना आवश्यक है। गर्मी के मौसम में, मतलब पूरे साल के लिए जो आम चाहिए वो गर्मी के मौसम में मालिक खरीदता है, यानी गर्मी के मौसम में उनको काफी ज्यादा कार्यशील पूंजी की जरूरत है जब वो आम खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में। साल के बाकी समय शायद उतना ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आपूर्तिकर्ता को समय से पहले ऑर्डर देने की भी आवश्यकता है ताकि कच्चा माल समय पर मिल सके। तो आपको अगर कच्चा माल मई के महीने में चाहिए तो हो सकता है कि आपको आपूर्तिकर्ता को 2 महीने पहले ही बताना होगा ताकि वो समय पर मिल जाए और आपका व्यापार सही ढंग से चले। महत्वपूर्ण बिंदु, हमें इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए सेल्स प्लान, मौसमी व्यवसाय, सेल्स चैनल और सेल्स प्लान और उधार नीति जैसे टूल्स का उपयोग करना चाहिए। चलिए तीसरा प्रश्न पे चलते हैं, प्रोडक्शन योजना। तो हमने कच्चा माल पहचान लिया, तो अगले प्रश्न उठता है ये कच्चा माल खरीदेंगे कहाँ से, किस आपूर्तिकर्ता से खरीदेंगे हम। जैसे व्यवसाय ग्राहक पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, वैसे ही विक्रेता भी ग्राहक पाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो हर एक कच्चा माल के लिए अनेक आपूर्तिकर्ता होंगे, तो आपको हर एक आपूर्तिकर्ता से मिलकर बात करके सौदा तय करना होगा कि किससे खरीदोगे आप। उद्यमी को कच्चे माल के विभिन्न आपूर्तिकर्ता, उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता, कीमतें और उनकी उधार नीति के बारे में पता होना चाहिए। तभी अच्छे से अच्छा कच्चा माल को सबसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है।
तो आपको काफी समय लगाना पड़ेगा इसमें, हर एक आपूर्तिकर्ता से जाके मिलना होगा, विस्तार में आपको उनके साथ बात करना होगा कि कच्चा माल कहाँ से लाते हैं, कच्चे माल का गुणवत्ता क्या है, किस कीमत में बेचेंगे, छूट क्या देंगे आपको, उधार कितना देंगे, इन सब प्रश्नों पे विचार करना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए इन्वेंट्री और सप्लायर क्रेडिट पॉलिसी यानी आपूर्तिकर्ता के लिए उधार नीति जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। चलिए चौथे सवाल पे। तो एक बार कच्चा माल खरीद लिए तो उसका अपने उत्पाद या सेवाओं का गुणवत्ता कैसे कायम रखेंगे, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़िया रहेगी। सबसे पहली बात, उद्यमी को समझना चाहिए कि गुणवत्ता होता क्या है। इस व्यापार के लक्षित ग्राहक के मन में इस उत्पाद के लिए गुणवत्ता क्या मायने रखता है, इसको पहचानना है। उद्यमी को पहले ये समझना चाहिए कि कार्य क्षमता, आकर्षण और सुरक्षा के संदर्भ में गुणवत्ता का क्या अर्थ है। तो गुणवत्ता अनेक, तो हो सकता है कि अच्छे पैकिंग में आता है तो आपको अच्छा गुणवत्ता, ग्राहक अच्छा गुण मानते हैं, तो ये आकर्षण के रूप में। दूसरा सुरक्षा, मतलब खाने के बाद बीमार ना पड़ जाए, ये सुरक्षा के रूप में गुणवत्ता के बारे में सोचते हैं ग्राहक। और कार्य क्षमता, हम कुछ खा रहे हैं भूख मिटाने के लिए, ये खाने के बाद भूख मिटता है कि नहीं, वो कार्य क्षमता, किस कार्य के लिए ये खरीद रहे हैं। तो गुणवत्ता के बारे में सोचने के लिए तीन चीजें हैं, कार्य क्षमता, आकर्षण और सुरक्षा। जब वो ये समझ जाती है तो उसे उस क्वालिटी को देने के लिए या उस गुणवत्ता को देने के लिए आवश्यक क्षमताओं के बारे में सोचना चाहिए। तो आप जब समझते हो लक्षित ग्राहक के मन में गुणवत्ता क्या है, तो उस गुणवत्ता तक, अपने उत्पाद को उस गुणवत्ता तक पहुंचाने के लिए क्या क्षमता चाहिए आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए एक ब्यूटी पार्लर के व्यवसाय में मालिक को उन लोशन और अन्य सामग्रियों को नहीं खरीदना चाहिए जो ग्राहकों की त्वचा पर दाने का कारण बन सकते हैं। इस तरह वह सुरक्षा से संबंधित गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकती है। महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए गुणवत्ता क्या है और गुणवत्ता के तीन प्रकार यानी कार्यक्षमता, आकर्षण और सुरक्षा जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। पांचवा सवाल पे एक नजर डालते हैं। तो आपूर्तिकर्ता के लिए अपना उधार नीति क्या है और इस उधार नीति बनाने के पीछे क्या कारण है। उद्यमी को आपूर्तिकर्ता के साथ सौदेबाजी करना है। किस बारे में सौदेबाजी करना है कि आपूर्तिकर्ता उद्यमी को कितना उधार देगा और कितने समय तक देगा। उद्यमी को आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करना चाहिए कि व्यवसाय कितना और कितने समय के लिए क्रेडिट ले सकता है। तो आपको, उद्यमी को व्यापार चलाने के लिए अच्छा होगा कि ज्यादा से ज्यादा उधार मिले और ज्यादा समय तक उधार मिले, तो इसके लिए सौदेबाजी करना है। आपूर्तिकर्ता आमतौर पर उधार देना पसंद नहीं करते हैं, किंतु वह ऐसा करने के लिए तैयार हो सकते हैं यदि व्यवसाय अगर थोड़ा अधिक मूल्य देने के लिए तैयार है। आमतौर पर कोई उधार देना नहीं चाहता है, पर आप जब सौदेबाजी करोगे या बातचीत करोगे तो आपको पता चल जाएगा कब वो आपूर्तिकर्ता उधार देने के लिए राजी। शायद आप 10 रुपए के बजाय आप अगर 11 रुपए दे रहे हो, वो शायद उधार देने के लिए राजी होगा, या बड़ी मात्रा में आप खरीद रहे हो उनसे तो उधार देने के लिए राजी हो जाएगा।
चाय के दुकान के व्यवसाय में पहले 1 या 2 महीने में मालिक को दूध सप्लायर से क्रेडिट प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन शुरुआती महीनों में नियमित भुगतान करने के बाद व्यवसाय आपूर्तिकर्ता से बातचीत करके क्रेडिट की मांग कर सकता है। आप जब नए हो बाजार में, आपको उधार नहीं मिलेगा, पर एक बार परिचय हो गया तो आपूर्तिकर्ता तैयार हो जाएंगे उधार देने के लिए। अगर हर महीने आप नकद सही समय पर भुगतान कर रहे हो और आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपूर्तिकर्ता उधार देने के लिए राजी हो जाएंगे। तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए इन्वेंट्री और सप्लायर क्रेडिट पॉलिसी यानी आपूर्तिकर्ता के लिए उधार नीति जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। छठा सवाल पे सोचते हैं अभी। छठा सवाल ये है, इन उत्पादों को बनाने के लिए और सेवाओं को प्रदान करने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता है और कब है? तो इसमें 2 प्रश्न है। किन उपकरणों की आवश्यकता है? तो आप ये इसका सवाल तो ये इस पे निर्भर होता है कि आप कौन सा उत्पाद बना रहे हो, उसके लिए क्या क्षमता चाहिए और कर्मचारी क्या करेगा और कौन से उपकरण चाहिए, कब चाहिए ये उपकरण, इसका मार्केटिंग और सेल्स प्लान पे निर्धारित है। मार्केटिंग और सेल्स प्लान में आप बोल रहे हो कितनी मात्रा में बेच रहे हो और कब बेच रहे हो, उसके अनुसार आपको उपकरण खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए। पहले कि कुछ प्रश्नों के उत्तर और मार्केटिंग और सेल्स प्लान के प्रश्न भी उद्यमी को इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेंगे। अचार के व्यवसाय पे फिर से नजर डालते हैं। यदि उद्यमी समझती है कि अचार कैसे बनाया जाता है, कच्चे माल की आवश्यकता कब और कितनी है इत्यादि, तो उसे ये अनुमान लगाना आसान होगा कि किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे बर्तन, बोतलें, ग्लास जार, अलमारी इत्यादि। तो मान लीजिए आप गर्मी के मौसम में खरीद रहे हैं, अप्रैल के महीना में खरीद रहे हैं, तो मार्च के महीने में आपको उपकरण की जरूरत नहीं है। अप्रैल के महीने में आप कच्चा माल खरीद रहे हैं, तो अप्रैल और मई और जून के महीने में आपको उपकरण की जरूरत है, बर्तन, बोतलें, ऐसे। तो ये एक सोचने का तरीका होता है और आपको पहले जो प्रश्न थे उसके उत्तर के अनुसार आप सोच लोगे। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है, हमें इन प्रश्नों का विश्लेषण करने के लिए सेल्स प्लान, मौसमी व्यवसाय और कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। एक बार उपकरण के बारे में सोच लिए आप, कौन सा उपकरण चाहिए और कब चाहिए, अब प्रश्न ये उठता है कि उपकरण खरीदा जाए या किराए पे ले लिया जाए और क्यों। खरीदना या किराए पर लेना ये उद्यमी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जिनमें बड़े और महंगे उपकरण की आवश्यकता होती है। अगर आपको छोटे उपकरण जो कम कीमत में मिल जाए, जिनके लागत कम है, तो आप सोचोगे नहीं, ज़्यादा खरीद लोगे। अगर आपके व्यापार के लिए महंगे उपकरण की आवश्यकता है, तो आपको इस पे काफ़ी सोच लगाना पड़ेगा कि आप खरीदें या किराए पे ले लें। किराए एक लागत है, जबकि उपकरण की खरीदारी के लिए जो कीमत देनी पड़ती है वह व्यवसाय के लिए पूंजी है। तो आपको याद होगा फाइनेंस में अब 2 चीज़ों के बारे में पढ़े थे, एक पूंजी और एक लागत। आप अगर उपकरण किराए पे लोगे तो वो मासिक लागत होगा, मासिक लागत में दिखेगा। और अगर उपकरण की खरीदारी कर रहे हो आप, वो पूंजी होगा और पूंजी एक ही समय पे शायद निवेश करना पड़ेगा। मौसमी व्यवसायों में जैसे टेंट हाउस, किराए पे देने का व्यवसाय, कुछ उपकरण जैसे कि जनरेटर सेट हर साल कुछ महीनों के लिए
किराए पर लिया जा सकता है। लेकिन चाय की दुकान जैसे व्यवसाय जो पूरे वर्ष चलता है, उसके लिए उपकरण खरीदना ज़्यादा समझदारी का काम है। तो इस प्रश्न का उत्तर व्यवसाय पे निर्भर है और हर एक व्यवसाय के लिए अलग होगा। मौसमी व्यापार के लिए आप किराए पे ले सकते हो। सालाना व्यापार के लिए आप खरीद सकते हो। नया व्यापार के लिए आप हो सकते हैं पहले कुछ महीनों में आप किराए पे लोगे और एक बार व्यापार स्थापित हो जाए फिर आप खरीद लोगे। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है, हमें इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए लागत और फिक्स्ड कैपिटल स्थिर पूंजी और वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। फिर आते हैं इस सवाल पे, इन उत्पादों और सेवाओं को बनाने के लिए हमें और किन चीजों की जरूरत है, जैसे पानी, बिजली, बिल्डिंग आदि, इनके बारे में सोचना है। उत्पादों को बनाने के लिए या सेवाएं देने के लिए व्यवसायों को आमतौर पर इमारतें, एक व्यापार करने की जगह चाहिए, बिजली, पानी आदि की आवश्यकता होती है। छोटे व्यवसायों के लिए इमारत की जरूरत ज्यादातर नहीं होती है, क्योंकि अक्सर उद्यमी अपने घर का उपयोग करती है। लेकिन पानी और बिजली की जरूरत तो सबको होती है, पर अक्सर ये विश्वसनीय नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक चाय की दुकान को खाना पकाने के साथ साथ लगातार धोने के लिए भी पानी की आवश्यकता हो सकती है। तो उद्यमी को पानी की विश्वसनीय कनेक्शन प्राप्त करना चाहिए, या टंकी का निर्माण करना चाहिए, या दुकान पर हर दिन कुछ बाल्टी पानी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप छोटा व्यापार हो तो आप घर से चला सकते हो या ठेला से चला सकते हो, तो हो सकता है आपको इमारत की जरूरत ना पड़े। बड़े व्यापार आप खड़ा कर रहे हो, उत्पाद के लिए एक जगह चाहिए, तो इमारत की जरूरत पड़ सकता है। पर दोनों में आपको बिजली, पानी की आवश्यकता जरूर होगी। तो आपको विश्वसनीय सप्लाई कहाँ से मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बिंदु यह है, हमें इन सवालों का विश्लेषण करने के लिए कैपेबिलिटीज, क्षमताएं, लागत और स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। इन सब के बारे में सोचने के बाद नवा सवाल हमारा है, हर उत्पाद की प्रति इकाई बनाने में और हर सेवा देने में कितना खर्च आता है। उत्पाद बनाने या सेवा देने के कुल खर्च में दो मुख्य डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्रत्यक्ष लागत है, कच्चा माल, और दूसरी है श्रम यानी लेबर। जब तक उद्यमी को इन दो चीजों की लागत का पता नहीं चलेगा, तब तक वह उत्पादों और सेवाओं की कीमत उचित रूप से नहीं लगा पाएगा। हर एक उत्पाद बनाने के लिए या सेवा प्रदान करने के लिए दो चीज तो पक्का जरूरी है, कच्चा माल और मेहनत। तो मजदूरी और कच्चा माल का लागत आपको पर्याप्त पता होना चाहिए, तरीके से पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आप उस उत्पाद या सेवा का कीमत सही तरह से नहीं लगा सकते हो। आम के अचार के व्यवसाय में मालिक को एक बोतल अचार बनाने के लिए आवश्यक आम, मसाला, तेल आदि की लागत का पता लगाना चाहिए। इस अंक के साथ बोतल और लेबल की कीमत भी जोड़नी होगी। एक बोतल अचार बनाने में जो समय गया, उसके आधार पर उसे मजदूरी को भी जोड़ना चाहिए। आप ये सब देख चुके हैं कि
ये गणित कैसे करना है। तो आम का अचार बनाने के लिए एक बोतल बेच रहे हो तो एक बोतल में कितना आम, एक बोतल के लिए कितना आम चाहिए, इसके लिए नमक मसाले वगैरह वगैरह कितना चाहिए, बोतल की कीमत क्या है, बोतल में लेबल जो चिपका रहे हो वो क्या है, और इसमें मजदूरी कितना लगता है। इन सब चीज़ों को आप गणित जोड़ोगे तो लागत, एक बोतल आम का अचार का लागत निकल जाएगा, उसके अनुसार आप कीमत लगाओगे। चलिए आखिर में आते हैं प्रोडक्शन प्लान। ये प्रोडक्शन की योजना क्या है, जिसका अर्थ है कि हम कौन से उत्पाद और सेवाएं कितनी मात्रा में और कब बनाएंगे। जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान देख रहे थे, यहाँ पे हम बोल रहेंगे कौन से उत्पाद बेचेंगे, कितनी मात्रा में बेचेंगे, कब बेचेंगे, किस ग्राहक को बेचेंगे, किस महीने में कितने बेचेंगे, बेचने के तरीका क्या होगा। वैसे ही प्रोडक्शन प्लान है। प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए आपको एक मार्केटिंग और सेल्स प्लान और व्यवसाय के मौसमीपन की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रोडक्शन प्लान बनता है मार्केटिंग और सेल्स प्लान के अनुसार। आप मार्केटिंग और सेल्स प्लान को लेके हाथ में लेके बैठोगे और उसके अनुसार प्रोडक्शन प्लान बनाओगे। अगर मई के महीने में 100 बोतल आम के अचार बेचना है तो प्रोडक्शन प्लान ऐसा होगा कि अप्रैल के महीने में आपको वो 100 बोतल तैयार करके रखना है और उसका वितरण भी करना है। तो मार्केटिंग और सेल्स प्लान की जरूरत होगा आपको प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए। आम के अचार के व्यवसाय में मालिक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कच्चे आम सस्ते में गर्मियों की शुरुआती महीनों में ही उपलब्ध होता है, लेकिन अचार पूरे साल बेचा जाता है। इसलिए प्रोडक्शन प्लान से यह पता चलना चाहिए कि मार्च महीने के अंदर अचार बन जाना चाहिए और फिर वह अचार शेष वर्ष के लिए इन स्टोर करके बेचना चाहिए, भंडारण करके बेचना चाहिए। तो आपको इसी उदाहरण पे देख सकते हैं। आप मान लीजिए लड्डू बना रहे हैं, तो लड्डू मई के महीने में आपको बेचना है, तो कच्चा माल अप्रैल में कब खरीदना है, मजदूर को कब लगाना है काम पे अप्रैल में, ताकि मई के पहले तारीख लड्डू तैयार हो। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है, हमें इस प्रश्न का विश्लेषण करने के लिए पूर्वानुमान आधारित और क्षमता आधारित शेड्यूलिंग जैसी अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का योजना खत्म होता है। अगला योजना आपको याद होगा कि पीपल प्लान के तरफ बढ़ना है हमें। अभी हमको मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान समझ में आ गया और प्रोडक्शन प्लान समझ में आ गया। हम ये अब तक ये देख रहे थे कि एक उद्यमी को किन किन सवाल की उत्तर जरूरत है प्रोडक्शन प्लान तैयार करने के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं पीपल प्लान की ओर। हम उसी व्यापारों को इस्तेमाल करेंगे जिससे हम परिचित हैं, जैसे चाय का दुकान, ब्यूटी पार्लर, किराना का दुकान, पीपल प्लान के सवालों को समझने में। और फिर दोहरा रहे हैं हम आप ये याद रखिए, पीपल प्लान में जो प्रश्न है उनके उत्तर देने के बाद आपको लगेगा कि आपको प्रोडक्शन प्लान और मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अगर ऐसा आपको लगे तो आपको फिर से वापस जाके उनमें वो बदलाव करना है, और बदलाव करने के बाद आपको एक और बार पीपल प्लान पे जांच करना है कि इस बदलाव के कारण पीपल प्लान में कुछ बदलाव आया कि नहीं। याद रखें कि पीपल प्लान के कुछ सवालों का जवाब देने के बाद हो सकता है कि उद्यमी को मार्केटिंग और सेल्स प्लान और प्रोडक्शन प्लान के कुछ उत्तरों को बदलना पड़े। यदि उन उत्तरों में कुछ बदलाव आता है तो हो सके कि एक बार फिर पीपल प्लान प्रभावित हो जाए।